हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, अगर आप कोई भी रेगुलेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फॉर द ईयर 2026, दिस सीरीज इज़ फॉर यू। गाइज, इस सीरीज में हम हर हर रोज़ डेली मंडे टू सैटरडे आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, जिसमें हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, क्वांट्स पे, रीजनिंग में, इंग्लिश में आपको ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे अपने एग्जाम की प्रेपरेशन में। तो गाइस, इंग्लिश में हमने जो टॉपिक उठाया है वो है अपने टॉप 100 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीजन बीइंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे बड़ा पार्ट है आपके पेपर का, और ये हर बार आता ही आता है और आएगा ही आएगा। तो इसके नए टाइप के क्वेश्चन हमें सीखने हैं, नई तरह के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं, और उसी के लिए अब हम सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दिस सेशन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। चलेगा इस, लेकिन अगर आपको अगले अगले साल की तैयारी में अगर आपको कोर्सेज की ज़रूरत है, तो गाइज आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है हमारे कोर्सेज का, वो चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ गाइज, आपने बस क्या करना है, अपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in। अब जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और ये रहा है हमारे सारे के सारे रेगुलेटरी बॉडी कोर्सेज और बैंकिंग के कोर्सेज। आप बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, और जब बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट करेगा हमारे मेन पेज पे, जहाँ पे आपको ये सारे के सारे कोर्सेज मिलते हैं। राइट गाइज, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब नीचे आएंगे गाइज, तो आपको यहाँ पे सारे वेबिनार्स के लिंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए, करंट अफेयर्स मिलेगा आपको सारा का सारा तैयारी करने के लिए, वीडियो लेक्चर्स हैं जहाँ पे आप अपने डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, ई बुक्स हैं जहां आप डाउनलोड कर सकते हो, जिनको आपको जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ये रहेगा इस आपके बैंकिंग के सारे कोर्सेज। ये है आपका आरबीआई प्लस बैंक महापैक कोर्स, जिसमें आप सारे रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी कर सकते हो, साथ के साथ बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो। ये रहा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जिसमें आपको सिर्फ बैंकिंग के लिए ही स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है। इन कोर्सेज पे गाइज अभी हम फ्लैट 60% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज बैंक 60, तो कैपिटल बैंक 16 का कूपन कोड है। आप 60% ऑफ इन पे अवेल कर सकते हो। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। तो गाइस, इन सेशन का पर्पस क्या है? गाइस, इनमें हम टॉप 100 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, चाहे आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, आईएफएससी, आईआरडीआई, या फिर कोई भी बैंकिंग जैसे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इनकी तैयारी में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। चले गए, तो सबसे पहले जो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी ट्रिक समझाई थी, रिवर्स रीडिंग। आपको क्या करना है, आपको पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, जिसमें से आपको उनके कीवर्ड्स मार्क करने हैं जो आपको पैसेज में ढूंढने होते हैं। इसको रिवर्स रीडिंग बोलते हैं गाइस। रिवर्स रीडिंग मतलब पहले क्वेश्चंस पढ़ लो ताकि आपको ये पता हो आपको ढूंढना क्या है, और फिर अपने कीवर्ड्स उन क्वेश्चंस में से मार्क करो जो आपको पैसेज में ढूंढने हैं। ट्राई टू रिकग्नाइज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट टू लुक फॉर। क्या ढूंढना है ये आपको पता होना चाहिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। While reading the passage, look for the keywords that you have marked in the questions and identify your answers from there. And avoid getting stuck anywhere because you don't have enough time to reread the passage. तो फिर से हम एक बार पहले जो मैंने पिछले हफ्ते आपको पैसेज दिया था, इसको हम उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। चलिए गाइस, इन द लेट 19th century, the rapid industrialization of Europe and North America brought both unprecedented economic growth and significant environmental challenges. Now, urban centers expanded, population surged, and technological advancements reshaped societies. However, the unchecked exploitation of natural resources led to widespread deforestation, air and water pollution, and the extinction of numerous species. Recognizing the long term consequences of such practices, governments and activists began advocating for sustainable development strategies to balance economic progress with environmental preservation. तो ये था पैसेज के क्या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट हुए हैं इन द 19th century। तो व्हाट वाज वन मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द 19th century? Decline in urban populations? No. Surge in global agriculture output? No. Significant environmental degradation? Yes. Slower technological advancements? Galat. Correct answer is option C, significant environmental degradation. Next, guys, the passage suggests that sustainable development strategies emerged as a response to the need for faster technological progress. No. Growing concern over economic stagnation. No. The adverse effects of industrialization on the environment. Yes. Increased demand for urban expansion. नहीं। कि डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्यों लाई गई है, देखो यहाँ पे दिया गया था
sustainable strategies to balance economic progress with environmental preservation. So the adverse effect of industrialization on the environment led to sustainable development strategies. So option C is your correct answer. 10th guys, what does the author mean by unchecked exploitation of natural resources? Careful and regulated use of natural resources? No. Excessive and irresponsible use of natural resources? Yes. Limited access to natural resources? No. Efficient management of natural resources? Unchecked exploitation है नहीं guys, तो option B is your correct answer. Excessive and irresponsible use of natural resources. Next, according to the passage, the balance between economic progress and environmental preservation can be achieved through complete prohibition of industrial activities? No. Technological regression to simpler tools? No. Implementation of sustainable development strategies? Yes. Relocation of urban centers? No. Correct answer is C, implementation of sustainable development strategies. And last, the tone of the passage can be best described as optimistic and celebratory? No. Critical yet constructive? Yes. Indifferent and dismissive? No. Alarmist? खतरे की घंटी बजा रहे या pessimistic? नहीं. It is critical about the industrialization of the 19th century, but still constructive about what should be done in the future. So option B is your correct answer. तो ये थे गाइस आपके पिछले हफ्ते के पैसेज के आंसर्स. अब आज हम नए क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइस. तो ये पैसेज है, लेकिन पैसेज पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चंस को देखेंगे. अब धीरे धीरे करके एक एक करके ना हम लेवल इंक्रीज करते रहेंगे अपने पैसेजेस का गाइस. तो आज आपको बड़े पैसेजेस देखने को मिलेंगे, तो इनको देखते हैं गाइस. चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू ऑन द बेस्ड ऑन द पैसेज. तो हमें ये ढूंढना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये पढ़ के समझ आएगा. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट डिड द स्टेट गवर्नमेंट्स डू to combat acute crisis of hunger for millions of migrants and informal workers. स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है जो मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स में जो हंगर का जो क्राइसिस है उसको लड़ने के लिए, ये हमें ढूंढना है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिट इनटू द ब्लैंक. एक ब्लैंक है, उसके अंदर हमें वर्ड ढूंढना है. ठीक है. एक सिनोनिम ढूंढना है हमें वर्ड आर्बिट्रेरी का. सिनोनिम ढूंढना है हमें वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबल का. ओके. और इन द फर्स्ट पैराग्राफ सम ऑफ द वर्ड्स ए बी सी डी मे और मे नॉट बी प्लेस्ड अप्रोप्रिएटली. हाँ, वो ए बी सी डी 4 वर्ड दिए हुए थे ना बोल्ड करके, उनको हमें सही कॉम्बिनेशन बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मैचेस टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस इन अ पैराग्राफ. तो क्या कॉम्बिनेशन है ये हमें ढूंढना है. चलिए, तो 6 ही क्वेश्चन है इसमें. तो आई थिंक आर्बिट्ररी, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यही चीज स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है टू फाइट टू कॉम्बैट द अक्यूट क्राइसिस ऑफ हंगर फॉर मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स. और स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है. चलिए, तो जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी आंसर करेंगे, ज़्यादा फैक्चुअल है नहीं इस पर. चलिए, इट सीम्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल. इनकॉम्प्रीहेंड मतलब कॉम्प्रीहेंशन यही होता है. इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो समझा नहीं जा सकता, मतलब जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते. सो इट सीम्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल दैट इवन एट द हाइट ऑफ द क्राइसिस ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन, when the shutdown of livelihoods created a vast and acute crisis of hunger for millions of migrants and informal workers, government policy was concerned with the establishment of proper procedure for the identification of beneficiaries for distribution. के इतने बड़े क्राइसिस में सबसे मतलब जो अनबिलीवेबल बात है कि लोग भूख से मर रहे थे और सरकार किस चीज़ में अटकी हुई थी कि प्रॉपर प्रोसीजर को इस्टेब्लिश किया जाए ताकि बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जा सके फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. ये प्रॉब्लम में अटकी हुई थी गवर्नमेंट. फॉर एनी रिलीफ दैट नीडेड टू बी प्रोवाइडेड सूनर, government policy delivered either the parcel of relief was small such as one meal for there not to be a misallocation issue, or it was preferred by non-state actors without direct involvement of the government funds and materials. Could the Indian government have universalized rations through its public distribution system and made it accessible to all? क्या पीडीएस के थ्रू राशन नहीं दे सकती थी गवर्नमेंट और सबके लिए एक्सेसिबल नहीं कर सकती थी? It was pointed out that the government godowns had adequate stocks of food grain to make this feasible. Stock था, but for reasons that were never articulated, the option was never seriously considered. Instead, the state governments, for the India's federal framework, this task was left largely to them, tried to extend the reach of the PDS delivery mechanism by devising new procedures to add temporary beneficiaries. के स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, पीडीएस डिलीवरी मैकेनिज्म को एक्सटेंड करने की कोशिश की ताकि टेम्परेरी बेनिफिशरीज को ऐड किया जा सके. दे ऑल्सो ट्राइड एटलीस्ट इन सम केसेस टू डिलीवर इमरजेंसी रिलीफ आउटसाइड द पीडीएस फ्रेमवर्क थ्रू फूड किचन्स एंड ड्राई राशन किट्स. ये भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया. तो ये हमारा आंसर मिल गया हमें.
आगे बढ़ते हैं। रिसर्च दैट कवर्स द स्टेट्स ऑफ केरला, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा looks at what the governments did in response to this crisis. In particular, what did these states do to respond to the needs of vulnerable people who were at the margins of the government welfare, people who were either ineligible or erroneously excluded from the PDS. The scale of response and the strategies varied across the states, but all of the responses were structured by a common framework of rules, both written and unwritten, that set the broad dash of administrative policy and decision making for the Indian state. This was, however, less of a constraint in some states than in the others. In theory, rules and procedures are needed to limit the scope of administrative power that is available to unelected officials. This doesn't, of course, mean that Indian state somewhat entirely lawless, but rather that its official form needs a nominal outlines of rules. When applied to the question of identification of beneficiaries for welfare schemes, the advantage in normal times for a neutral, precise and rule-bound framework for selecting recipients of government welfare is that it protects the public against the arbitrary and non-accountable, arbitrary matlab which is not real, and non-accountable state, as also against stigma, discrimination and moral judgment by officials. This is, however, only justifiable if there is a balance between rules and discretion, and if there is some room for discretionary allocations to be made in times of crisis. चलिए अब सॉल्व करते हैं गाइस. तो which of the following statements are not true? Government policy was concerned with the establishment of proper procedure for the identification of beneficiaries of distribution. ये ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी सिर्फ इसी चीज़ से कंसर्न थी कि प्रॉपर प्रोसीजर बनाए. गवर्नमेंट गोडाउन्स हैड एडिक्वेट स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन टू मेक यूनिवर्सलाइज्ड राशन फिजिबल. ये भी ठीक है, गिवन है. All the responses were structured by a common framework of rules, both written and unwritten, that set the broad contours of administrative policy and decision making for the Indian state. All the responses were structured by a common framework. They were not. And yes guys, not true बताना है ना हमें. तो in theory, rules and procedures are needed to limit the scope of administrative power that is available to unelected officials. So had adequate stocks of food grain, तो ये तो ठीक है. 1 and 2 वाले करेक्ट हैं गाइज. तो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है गाइज? All responses were structured by a common framework of rules. Yes. ठीक है, ठीक है. All of these were not true. नहीं, all of these were not true, ये तो हो ही नहीं सकता. यस गाइज, तो मुझे आई थिंक ऑप्शन में मुझे कुछ वो लग रहा है कि 3 और 4 का ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पर. आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी 3 and 4. ये गलत है यहाँ पे. ऑल रिस्पॉन्सेज वर स्ट्रक्चर्ड बाय कॉमन फ्रेमवर्क. नहीं, स्टेट्स का अलग था और सेंटर का अलग था. इन थ्योरी, रूल्स एंड प्रोसीजर नीडेड टू लिमिट द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दैट इज अवेलेबल टू अनइलेक्टेड. लिमिट इन थ्योरी, ये अभी अभी हमने पढ़ा था ना. आर नीडेड टू लिमिट द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दैट इज अवेलेबल टू. ये तो गिवन है, ये तो करेक्ट है. इसने ऑप्शन गलत दिए हुए हैं फिर इसका मतलब. तो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 3 गलत था. ये 4 वाला ऑप्शन उसने गलत दिया हुआ है. तो आई थिंक ओनली ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो ओनली 3 was not true. So बाकी सारे ठीक थे. ओनली ऑप्शन 3 was not true. तो दिस was the correct answer. तो think नहीं ऑप्शन गलत कैसे है. चलिए आगे देखते हैं. According to the author, what did the state governments do to combat the acute crisis of hunger for millions of migrants and informal workers? Tried to extend the reach of PDS delivery mechanism by devising new processes to add temporary beneficiaries. Yes. Making universal ration system. The establishment of proper procedure for identification of beneficiaries for distribution. मिसाल में प्रॉपर प्रोसीजर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रॉपर प्रोसीजर नहीं किया. उन्होंने तो टेम्परेरी वालों को किया था. तो ओनली आई थिंक ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर. ए विद सी, बी विद सी नहीं, ये भी गलत है. तो ओनली सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेयर. हमेशा इसमें मत फटना गई कि सर ऑप्शन दिए हुए थे बोथ ए एंड सी, तो मुझे लगा ए एंड सी है. नहीं. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज वो क्राइसिस के टाइम पे नहीं, वो नॉर्मल टाइम पे किया जाता है. उस टाइम पे तो उन्होंने टेम्परेरी बेनिफिशरीज ऐड करके पीडीएस को उसका आउटरीच बढ़ाया था. तो ओनली ऑप्शन ए वाज करेक्ट. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिट द ब्लैंक? एक्सटेंसिव, होमैज, कंटूअर्स, पॉन्डर या स्पॉन. देखते हैं ब्लैंक कहाँ. ये रहा. सेंटेंस पढ़ते हैं. द स्केल ऑफ रिस्पॉन्स एंड द स्ट्रेटजीज वेरिड अक्रॉस स्टेट्स, बट ऑल ऑफ द रिस्पॉन्सेज वर स्ट्रक्चर्ड बाय अ कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स दैट सेट द ब्रॉड डैश ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग. ब्रॉड एक्सटेंसिव तो नहीं हो सकता.
ब्रॉड होमाज, होमाज होता है जब कोई मर जाता है उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं। ब्रॉड पॉन्डर वर्ब है, स्पॉन भी वर्ब है, नहीं आ सकता। ब्रॉड कंटूअर्स इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? by a common framework of rules, both written and unwritten, that set the broad contours of administrative policy and decision making for it. So contours is the right word. Option C is the correct answer. चलिए, arbitrary और incomprehensible का हमें वो synonym ढूंढना है, तो sheer, random, turbulent, inception या confined। तो arbitrary क्या था यहाँ पर? हाँ, it protects the public against the arbitrary and non-accountable state as also against stigma, against the arbitrary and non-accountable state, arbitrary and non-accountable, sheer नहीं, स्टेट, आर्बिट्ररी, रैंडम, हाँ कोई भी रैंडम, आई थिंक टर्बुलेंट नहीं, इंसेप्शन नहीं, कन्फाइंड भी नहीं, शेयर भी नहीं हो सकता, कन्फाइंड या नहीं, कन्फाइंड नहीं, रैंडम मतलब आर्बिट्ररी विच इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनी वन, सो रैंडम होता है। तो रैंडम इज द करेक्ट सिनोनिम। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एरेंट जिसमें गलती हो, पॉन्टिफिकेट, डेलिबरेट, इनआर्टिकुलेट और अटर। इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसको समझा नहीं जा सकता, तो अटर मतलब होता है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा। एरेंट होता है जिसमें गलती होती है। पॉन्टिफिकेट बहुत डीप में सोचना। डेलिबरेट भी किसी को सोचना। इनआर्टिकुलेट मतलब जिसको समझा नहीं जा सकता। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सो इनआर्टिकुलेट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। एंड लास्ट, अच्छा एबीसीडी में हमें सही प्लेस करना था इनको, अभी आप करते हैं रीअरेंज इनको ना। हाँ जी, गवर्नमेंट पॉलिसी डिलीवर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसी प्रेफर्ड आइदर द पार्सल ऑफ रिलीफ, मिस एलोकेशन या नीडेड। अच्छा पहले ए से देखते हैं। फॉर एनी रिलीफ दैट नीडेड टू बी प्रेफर्ड, delivered sooner, government policy provided either the parcel of relief, preferred by no, without, हाँ तो I think needed to be delivered sooner. Government policy provided either the parcel of relief was small enough, such as one meal, for there not to be a misallocation issue, ठीक है, or it was delivered by non-state actors, it was preferred by. Yes guys, तो यहाँ पे क्या सही वो होना चाहिए? A with C, A with B या B with D? I think B with D is the correct answer guys. देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वो क्या बोल रहा है कि फॉर एनी रिलीफ दैट नीडेड टू बी प्रोवाइडेड sooner, government policy preferred, फिर ये आना चाहिए था, preferred either the parcel of relief was small enough, such as one meal, for there not to be a misallocation issue, or it was delivered by non-state actors without direct involvement of government funds and materials. So B with D was the right rearrangement. So option बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए गाइज, तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब आपका होमवर्क पैसेज ये रहा गाइज। ठीक है, आपको आप वैसे वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पढ़ सकते हो इसको, नहीं तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही गिवन है, तो वहाँ से आप इनको पढ़ के इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये पैसेज है पहले आपके सामने, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट में दे देना सारे, मतलब अलग अलग कमेंट मत करना, एक में ही, मतलब 1 का ये, बी का 2 का ये, ऐसे करके एक ही कमेंट में सारे आंसर कर देना। तो हमें स्टेटमेंट बतानी है पढ़ के कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली इन्फर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज, ये हमें पढ़ के बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, वो हमें बताना है। तो सेंट्रल थीम क्या है। फोर्थ क्या है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द फ्रेज मार्क्ड इन द बोल्ड एज वैनिशेस इनटू द वॉइड, इसका हमें सिनोनिम बताना है, मतलब सिमिलर इसका मीनिंग बताना है इस फ्रेज का, वैनिशेस इनटू द वॉइड का। नेक्स्ट है, व्हाट डिटरमिन्स द गोस्टिंग एज इट इज बिकमिंग मोर प्रेवलेंट अमंग एप्लीकेंट्स, तो गोस्टिंग क्या है ये हमें बताना है, जो कि बहुत फेमस हो रही है एप्लीकेंट्स में। एंड व्हाट इज द करेक्ट टोन ऑफ द पैसेज, एक आपने टोन बतानी है। चले गाइज, तो ये थे गाइज, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। और मैं फिर से आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ गाइज। ये है हमारा रेगुलेटरी बॉडी प्लस बैंक महापैक का फुल वीडियो कोर्स, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस,
करंट अफेयर्स, फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, सबकी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जीडी विद इंटरव्यू गाइडेंस और वीकली मेंटर टॉक, और ये 1 साल के लिए वैलिड है। और अगर आप सिर्फ बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जिसमें सिर्फ एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी की आपको क्लासेस मिलती हैं, क्यूआरई और जनरल अवेयरनेस की, जिसमें सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्व पीवाईक्यूज आपको वहाँ मिलते हैं। सो कम जॉइन अस। इन कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या मैंने जैसे आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है, एट द बिगिनिंग आपको बस गूगल पे जाना है और टाइप करना है edutap.in और आपको सीधा सामने हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर हम फ्लैट 60% ऑफर डिस्काउंट अभी कर रहे हैं, तो यू कैन अवेल 60% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कूपन कोड bank60। सो कम जॉइन अस एंड मेक योर जर्नी constructive and productive for yourself. चले guys, and do share your honest feedback with us on the given email ID feedback@edutap.co.in। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है guys, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241। That's our official email ID. So thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors guys। So ये था आपका पार्ट सेशन नंबर 2, सेकंड पार्ट आपके टॉप 100 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस का। चलिए, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो फिर मिलते हैं सैटरडे को अगले सेशन के साथ। तो सॉल्व जरूर करना है, ये जो होमवर्क पैसेज है उसका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच।